नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कई सवाल। मोदी क्या हैट्रिक लगा पाएंगे? दूसरा सवाल, विपक्षी पार्टियां क्या एकजुट हो पाएंगी? सवाल, क्या तीसरा मोर्चा बन पाएगा? इन्हीं सवालों के बीच 2024 से पहले यूसीसी के सवाल पर सियासी बवाल भी मचा हुआ है। सीधे तौर पर कहा जाए तो यूसीसी को लेकर मुसलमानों के मन में, उनके दिमाग में एक अलग तरह का संदेश है। जब भी यूसीसी का जिक्र होता है तो वैसे जैसे नेता भड़क भी जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में यूसीसी के 3 तलाक, पसमंदा मुसलमान और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी पार्टियों को घेरा, उससे सियासी खलबली मची हुई है। आज पीएम मोदी ने जिस तरह से यूसीसी पर जोर दिया, उनका इशारा क्या है? क्या 2024 से पहले यूसीसी लागू होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, फिर बयान पर मचे घमासान को भी सुनिए। सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। इसीलिए बोल रहा हूं, आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। जो आप कानून की बात कर रहे हो, सबके लिए एक कानून हो, तो आप करें तो क्या करें? पूर्वोत्तर में साफ हो रहे हो, हिमाचल हार रहे हो, कर्नाटक बुरी तरह हार रहे हो, दिल्ली साफ हो रहा है आपका। अगर चुनाव की किश्ती आपकी डूब रही है तो आप ध्रुवीकरण चाहते हो, सिर्फ ध्रुवीकरण और कोई सहारा नहीं है आपके पास। लाने दीजिए, जब वो लेके आएंगे, सदन में आएगा, उसका ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा, तो हम उस पर पढ़कर हम प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये मोदी सरकार है, कहती कुछ है, करती कुछ है। देश का सवाल क्या है? क्या सियासी फायदे के लिए यूसीसी का विरोध है? यूसीसी से किसको और क्या दिक्कत है? जब यूसीसी से सबको सम्मान, हक मिलेगा तो परेशानी क्या है? क्या एक राष्ट्र में सबके लिए एक कानून नहीं होना चाहिए? और सबसे आखिर में, आज विपक्ष को भी प्रधानमंत्री मोदी ने घेरा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गेस्ट पैनल पर चलें, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके लिए हम सीधे अपने ग्राफिक्स स्टूडियो में चलते हैं, वहां चल के समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज जो प्रधानमंत्री ने कहा यूसीसी को लेकर और विपक्ष को लेकर, उसके मायने क्या है। पहला, यूसीसी बीजेपी का बड़ा एजेंडा है। आज से नहीं, काफी दिनों से
बीजेपी ने कहा था कि हम समान नागरिक संशोधन लाएंगे, उसी पर यूसीसी पर बीजेपी काम कर रही है। और आज प्रधानमंत्री ने बोलकर इस बात पर स्टैंप लगा दिया कि जो लॉ कमीशन ने सजेशंस मंगाए थे उसका मतलब क्या है। दूसरा, क्या विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं? क्या विपक्ष अभी भी यूसीसी का विरोध करेगा? विपक्ष की लाइन नहीं आई है। मुसलमानों को यूसीसी के नाम पर डराया जा रहा है, ये मुसलमानों के विरोध में नहीं है, बीजेपी ने भी साफ कहा। आखिरी, यूसीसी से शरीयत का क्या टकराव होगा? कई मुस्लिम कलीग्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो शरीयत को मानते हैं। आप यूसीसी लेकर आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये शरीयत को खत्म कर देगा। और शरीयत पे ही मुसलमान मानता है कि हम आज तक उसी को मानते आए हैं और हम यूसीसी को नहीं मानेंगे। तो ये क्या ये सीधा सीधा टकराव है? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवम त्यागी जी होंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, राधिका खेड़ा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, मोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता एनसीपी की ओर से, अनूप सांडा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से, और काजी अनस अली नदवी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड एमपी की तरफ से। सबसे पहले शिवम त्यागी जी आपके पास आता हूं। शिवम त्यागी जी, प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को कहा और बीजेपी का कोई आज का एजेंडा नहीं है। एक जमाने से बीजेपी कह रही है कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। लॉ कमीशन ने सजेशंस भी बुलाना शुरू कर दिया। अब विपक्ष का कहना है कि साहब, जब आप सब जगह हार रहे हो, हिमाचल की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह रही है उसकी हवा चल रही है, इसलिए पोलराइज करने के लिए आपने यूसीसी का बाण छोड़ दिया है। रजत जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जहां तक बात आपने कही कि ये आप अब सब जगह हार रहे हैं तो इस वजह से आप यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं कि इस देश में कानून, संविधान और समय समय पर बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग, इसके अलावा कोर्ट ने भी अलग अलग विषयों में, अलग अलग डिसीजंस में, वर्डिक्ट्स में 6 बार इसका जो है वो किया है कि भाई कहीं ना कहीं यूसीसी आना चाहिए। शाहबानो उसमें से मुख्यतः एक है, लेकिन इसके अलावा 5 बार और ऐसे केसेस रहे हैं जिनमें रेफरेंसेस कोर्ट ने ड्रॉ किए हैं कि आप यूसीसी पर काम कीजिए, क्यों नहीं करते हैं। 1948 से इस देश में ये बहस है कि समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। अब एक बात 48 से चली आ रही है और आप 2023 में आकर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लाना चाहती है क्योंकि वो चुनाव हार रही है और इसके बहाने वो जीत जाएगी। अगर आप ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है आप अपने आप ही इतिहास उठाकर देख लीजिए। एक प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शानदार बात कही और मुझे लगता है वो तो मेरे ऊपर और आपके ऊपर भी अप्लाई होती है। मान लीजिए आपकी शादी हो गई, विवाह हो गया और आपके 4 बच्चे हैं। अब 4 बच्चों में ऐसा तो नहीं है कि आप अलग अलग कानून चलाएंगे कि एक को थोड़ी ज्यादा जमीन दे देंगे, एक को कम दे देंगे, एक को कुछ और देंगे, एक को कुछ और देंगे। मुझे लगता है कि 4 बच्चे हैं इस देश में, अगर मान लीजिए सब धर्म है तो सबके लिए एक कानून होने में क्या बुराई है, क्या दिक्कत है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए है, सबके लिए है। और जहां तक बात चुनाव हार जीत की है, मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव हार जीत के लिए जनता सिर्फ एक डिसीजन को देखे, वैसा नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय हैं जो हमने किए हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इस देश के जो लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीतेगी ही। लेकिन ये एक समाज सुधार का काम है जिसको लगातार इस देश के बड़े बड़े लोग, अंबेडकर जी से लेकर और आज अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो हर कोई इस बारे में कहता आया है, कोर्ट्स भी इस बारे में कहते आए हैं। तो क्यों ना इस निर्णय को आज लिया जाए, उस पर बेहतर है कि हम डिस्कशन करें, या किसी को क्या परेशानी इस बात से है उस पर बेहतर हम डिस्कस करें, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है बृजमोहन जी, ये समान नागरिक संशोधन बिल है जिसमें सबको एक हक मिलेगा, एक कानून के छाते के नीचे हर व्यक्ति आएगा। एनसीपी का क्या मत है? क्या एनसीपी विरोध में है इसके? रजत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 14 जून को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस नोट जारी किया है अंग्रेजी में, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि 30 दिन में आप इस मामले में अपनी सलाह दे दीजिए। ये नहीं बताया कि मुद्दे क्या होंगे। साथ ही साथ वो अपने उस प्रेस नोट में ये कहते हैं कि 2016 के बाद जब ये 21वां जो लॉ कमीशन बना, उसके समय जितनी भी जानकारी आई हैं, हमको ऐसा लगता है आज उसकी रिलीवेंसी नहीं है, इसलिए उसकी जगह अब हम नए सिरे से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया खुद राजनीति कर रहा है इस पूरे मामले में, और उन्होंने बगैर कोई स्पष्ट दिशा दिए हुए इस देश के सामने ये प्रश्न रख दिया है कि आप इस पर सलाह दीजिए, आप बताइए कि इस पर क्या होना चाहिए। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। 1972 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अहमदाबाद की एक सभा में इस बात को कहा था कि एक यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि अभी ये सारी चीज़ें जब आएंगी
सबसे पहले तो तैयारी ये हो कि आखिर इसमें होना क्या है, चाहते क्या है। अब जैसे अभी मैं सुन रहा था कि एक देश होना चाहिए, एक जैसी बात होना चाहिए, हम सब लोग भी इस बात को पसंद करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नॉर्थ ईस्ट में भी, जहाँ का कि वो दावा करते हैं कि वहाँ पे वो बहुत लोकप्रिय है। वहां पर आप बताइए गोवध को लेकर जो कानून है वो देश के बाकी के राज्यों से अलग है। तो जो पार्टी पूरे देश में गोवध के विरोध की बात करती हो और अपने राज्यों के अंदर वो गोवध को नहीं रुकवा पा रही हो और ये कहती हो कि देश के अंदर एक जैसा कानून होना चाहिए, एक घर के अंदर 4 बच्चे होंगे तो क्या इसको ऐसा होगा, क्या उसको ऐसा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व पूरी तौर से कंफ्यूज्ड है। उन्हें नहीं मालूम है कि देश की जरूरतें क्या है, उन्हें नहीं मालूम है कि देश के अंदर क्या करना चाहिए। वो पूरी तौर से विचलित हो गए हैं गठबंधन की पटना की बैठक से। मैं आऊंगा उस पर, मैं भी आऊंगा। जो विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने वार किया है उस पर भी आऊंगा। एक बार अनूप जी के पास चलते हैं। अनूप जी, यूसीसी को लेकर बहुत बखेड़ा है और विपक्ष लंबे समय से कहता आया है कि ये पोलराइज करने के लिए बीजेपी पुश करती है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मान लीजिए शरीयत खत्म होगी, यूसीसी अगर आता है, शरीयत खत्म होगी, एक होगा, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो भी तो खत्म हो जाएगी, एक ही कानून होगा हर व्यक्ति के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए। दिक्कत क्या है? मुझे एक बात बताइए कि जैसा भी हमारे एनसीपी के मित्र ने कहा, सरकार इतनी गंभीर है, भी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे यूसीसी के लिए। 9 साल से आप हैं, आज तक आप इसका कोई ड्राफ्ट क्यों नहीं ला सके, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री शब्दों के घोटालेबाज हैं, वो शब्दों का खेल खेलते हैं और इस देश की राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करके वोटों को ठगना चाहते हैं। आ रहा हूं शिवम जी। आज जो बातें उन्होंने कही, उनके पूरे भाषण को मैंने सुना। पूरे भाषण में प्रधानमंत्री जी ने क्या एक बार भी मणिपुर का जिक्र किया है? क्या पूरे भाषण में प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी चीन द्वारा भारत की सीमाओं का जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसके ऊपर चिंता व्यक्त की है? क्या देश के प्रधानमंत्री ने इस बात पे, यहां तक कि जनता की बात बार बार वो कर रहे थे, जनता को घोटालों से मुक्ति दिलाने की बात कह रहे थे, उन्होंने पूरे विपक्ष घोटालेबाज बता दिया। देश में टमाटर की कीमतें 1 महीने में 150% से ज्यादा बढ़ गई, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोले क्या? बेरोजगारी के बारे में प्रधानमंत्री बोले क्या? आय की असमानता जो इस देश में लगातार बढ़ रही, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोले क्या? दरअसल प्रधानमंत्री जी शब्दों के ऐसे मदारी हैं कि जिनके पिटारे में बहुत से शब्द हैं और जब कभी भी वो कहीं घिरने लगते हैं। मैं मूलभूत सवाल पे अनूप जी, मेरी बात मैं मूलभूत सवाल पे, ठीक है, मैं मान गया। आज यूसीसी पर डिबेट है, यूसीसी पर डिबेट करेंगे। दूसरे पार्ट में जो विपक्ष को आड़े हाथ लिया उस पर लेंगे। आपकी पार्टी का मत क्या है? क्या आप मानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए जरूरी है, हाँ या ना? मेरी पार्टी प्रधानमंत्री जी की इस बात को पाखंड मानती है। अगर प्रधानमंत्री गंभीर होते तो एक ड्राफ्ट के साथ देश के सामने आते। और जो बार बार शरीयत की बात हो रही है, इसमें अकेले शरीयत का सवाल नहीं है। इस देश में आदिवासियों के लिए भी अलग कानून, आनंद कारज एक्ट भी है। सबके बारे में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बात करते? चीजों को सिर्फ एक समुदाय विशेष की तरफ ले जाने का क्यों काम होता? देश के प्रधानमंत्री जी बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अगर सम्मान होता माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के दिल में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी इन चीजों को एक व्यवस्थित तरीके से लाते जनता। ठीक है शिवम त्यागी जी, ये तो भाजपा के हाथ में। विपक्ष कह रहा है कि साहब आप ड्राफ्ट लेके आ जाते हैं, बार बार बताते हैं साहब यूसीसी कहा 24 का चुनाव है, राज्यों में चुनाव है, लीजिए यूसीसी, कहा ड्राफ्ट लेके आइए तब बात होगी। आपको याद होगा रजत जी, अभी पिछले दिनों इस देश में एक कानून आया था। उस देश में कानून आने के बाद सालों सड़कें बंद रही थी और तर्क दिया गया था कि जनता से बात नहीं की, संवाद नहीं किया गया, जनता को बताया नहीं गया, जनता को सेंसिटाइज नहीं किया गया, जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, इस वजह से ये हाल है। आज लॉ कमीशन आपसे जो है मांगता है आपकी रिकमेंडेशंस, या आप क्या कहना चाहते हैं, या आप क्या इसके बारे में तर्क रखते हैं, या आप इसमें क्या चाहते हैं। तो जाहिर है जनता को सेंसिटाइज करने की बात है। आज अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री एड्रेस करते हुए कहते हैं कि भाई परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए अलग कानून कैसे हो सकता है, इस पर बात कर रहे हैं, तो इस देश के सबसे बड़े मंच से वो चर्चा ही तो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि आइए आप इस पर बात कीजिए, संवाद कीजिए, संवाद ही तो कर रहे हैं। अब अगर सीधा ड्राफ्ट ले आते हैं तो कहते हैं अरे तो सीधा ड्राफ्ट कर ले आए, सेंसिटाइज नहीं किया।
आप अगर सेंसिटाइज कर रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो सीधा ड्राफ्ट ही ले आते, तो कैसे करते? तो भैया आप ही बता दीजिए कैसे करते। और मैं एक और चीज पर आना चाहता हूं, जहां तक बात कानून की है, बात बहुत साफ है कि अगर मैं बात करूं पूरे तरीके से तो सऊदी अरेबिया हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो, इजिप्ट हो, मलेशिया हो, नाइजीरिया हो, यहां पर समान नागरिक संहिता है। मैं पूरी तरीके से मानता हूं वो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, वहां पर भी शरिया और तमाम तरह की चीजों का ध्यान रखा गया होगा। और ये देश तो डाइवर्सिटी के साथ वाला देश है ना, हमारे देश में डाइवर्सिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई कानून आता है तो मुझे नहीं लगता कि इसको आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और इसके अलावा चुनाव, हार जीत, इससे जोड़कर मत देखिए। सीधी बात है, मैं फिर से वही सवाल दोबारा से आपके सामने रख रहा हूं, आपको इससे दिक्कत क्या है या क्या परेशानी होगी, आप मुझे वो बताएं तो मैं जरूर उसको हल करने की आपके सामने कोशिश करूंगा। लेकिन आप जबरदस्ती इसको चुनाव से जोड़ दे, धर्म से जोड़ दे, तो भाई फिर तो आपकी मानसिकता को ही देखना पड़ेगा। रजत जी, रजत जी, जी बृजमोहन जी बोलिए। हाँ रजत जी, मैं भाई शुभम जी से ये कहना चाह रहा था कि जो सरकार या जो लॉ कमीशन अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में प्रेस नोट भी जारी नहीं कर पा रही है, आप उस नोट के आधार पे देश के 1 अरब 50 करोड़ लोगों से बात कह रहे हैं कि आप अपने सुझाव दे दीजिए। 1 अरब 50 करोड़ लोगों से एक भाषा में, अंग्रेजी में, उनके पास हिंदी में उन्होंने प्रेस नोट तक जारी नहीं किया। ब्रिजमोहन जी, और दूसरा उसके अंदर ये मुद्दे नहीं मतलब दिए आपको हैं। भाषा से दिक्कत है क्या? भाषा से नहीं है, भाषा से ये एक देखिए, दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार ने कहा तो 370 खत्म करेंगे, 370 खत्म कर दिया, कहा ट्रिपल तलाक खत्म करेंगे, खत्म कर दिया, बड़ी नोट खत्म करेंगे, खत्म कर दिया। तो जब ये सारी चीज खत्म हुई तो इस पर भी यकीन रखिए कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। अब ये कहना कि ड्राफ्ट नहीं आया, ये नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, इससे क्या होगा? अगर लॉ कमीशन सजेशन मांग रहा है, प्रधानमंत्री रैली में खड़े होकर बोल रहे हैं, तो आप 14-15 तारीख का इंतजार करिए, संसद का सत्र शुरू होगा और एक दिन आपको पता चल जाएगा कि लीजिए साहब लिस्ट ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है अमेंडमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे रजत जी, आप मेरे को 5 मुद्दे बता सकते हैं? देश को बता दीजिए, आपका चैनल इतना लोकप्रिय है, कौन से 5 मुद्दे होंगे यूसीसी के? और जो आप कहेंगे उसको क्या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया मानेगा क्या? जब भी कभी लॉ कमीशन ने इसीलिए तो सजेशन मांगा है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सोसाइटी वाले हैं, उनसे कहा साहब आप सजेशन दीजिए, आप गए सजेशन देने। किस बात पे सजेशन दें आप बताइए ना भाई। यूसीसी में आप क्या चाहते हैं? क्या आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कोई आदमी गया वहां? यूसीसी है क्या? मैं 5 मुद्दे वो दे देता हूं जो ये बोल रहे हैं, ब्रिजमोहन जी जो बोल रहे हैं। आपकी बात मानेगा क्या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? मैं कह रहा हूं साहब आप गए कि नहीं गए ये बताइए पहले। अरे 1 अरब 50 करोड़ लोग आपकी पार्टी की तरफ से क्या पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से आप लोग गए? मानेगा कैसे? नहीं साहब ये देखिए, ये हमारा सजेशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, आप देते सजेशन, क्यों नहीं दिया आपने सजेशन? दिया है 13 जुलाई को उस समय समाप्त होगा। और कोई भी आयोग जब कभी भी जनता से जानकारी मांगता है तो वो मुद्दे देता है कि इन मुद्दों पे आप अपने विचार दीजिए। ऐसा ब्लैंकेट नहीं होता। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूं कि वो देश के अंदर राजनीति कर रहा है और देश के वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहा है। शिवम भाई, ब्रिजमोहन जी हो सकता है मेरी बात से ना हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर सरकार और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, एक परिवार में 2 कानून क्यों, तो इसमें गलत क्या है? तो बताएं शिवम त्यागी। एक शब्द आपने पकड़ लिया, यूसीसी आना चाहिए। मैं जवाब देना चाहता हूं। ब्रिजमोहन जी आप बड़े सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र दराज हैं, मैं आपका सम्मान करते हुए एक बात आपको कहना चाहता हूं। कॉमन सिविल कोड ये नहीं कहेगा कि ब्रिजमोहन जी को जीन्स टी शर्ट पहननी चाहिए या पैंट शर्ट पहननी चाहिए या पूजा ऐसे करनी चाहिए या ऐसे करनी चाहिए। ये कॉमन सिविल कोड का मामला नहीं है। कॉमन सिविल कोड की एक बहुत ही साधारण से कुछ विषय हैं, उनमें से क्या है, एक शादी पहला एक विषय हो गया, तलाक दूसरा एक विषय हो गया, एक शादी के बाद तीसरा विषय भरण पोषण का हो गया, चौथा प्रॉपर्टी राइट्स का हो गया, 5वां गोद लेने का हो गया, और इसके बाद तमाम विषय हैं, शादी की उम्र हो गई, इस तरह के तो 6 तो मैंने ही आपको बता दिया। और इसके अलावा अब आप कह रहे हैं कि हमें विषय नहीं पता। समान नागरिक संहिता, इसका आधार नाम में ही छुपा हुआ है, समान नागरिक संहिता। ब्रिजमोहन जी के 4 बच्चे हैं तो चारों के लिए एक कानून,
ब्रजमोहन जी, एक कानून दे, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, वो नहीं चलेगा। इतनी सीधी सी बात है। गोवध बंद करिए ना। अरे गोवा में है भैया, गोवा में समान नागरिक संहिता है, अब से नहीं, गोवा के अंदर गाय क्यों काटी जा रही है? ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नागरिक संहिता है। उत्तराखंड में उस पर ऑलरेडी बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में क्या ऑलरेडी बात चल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या तर्क देना चाहते हैं। एक देश के कोई कानून की पॉइंट हो तो बात करते बताइए हैं आप, और एक दो जहां पे आप लोग बैठे हुए विरोध करने के लिए, अगर विरोध करना है तो उसका तो कोई, मुझे लगता है कोई तर्क नहीं है, लेकिन अभी तक आप एक भी तर्क दे नहीं पाए ब्रजमोहन। ये हकीकत है। खाली एक प्रेस नोट विरोध, आप कुछ भी नहीं। बताइए क्या दिक्कत है आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड से? एक प्रेस नोट बताइए क्या दिक्कत है यूनिफॉर्म सिविल कोड से? प्रेस नोट बताइए दिक्कत क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपको? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया मजाक कर रहा है देश के साथ। ये मजाक नहीं है, ये 370 पर भी आप ऐसी मजाक करते थे, 3 तलाक पर भी ऐसे ही मजाक की बात आप करते थे, इन तमाम चीजों पर आपको मजाक ही लगता था। ये मजाक नहीं है भैया। ये तो बात हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसको आज प्रधानमंत्री ने छेड़कर शायद विपक्ष की नब्ज दबा दी है। आज उस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ कहा विपक्ष पर, एक बार सुनिए। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है।
इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं अनूप सांडा जी के पास, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनूप जी, प्रधानमंत्री ने पहला पार्ट तो यूसीसी पर रखा, लेकिन दूसरा परिवारवाद, विपक्ष के नेताओं का जो आचरण है उस पर रखा। कहा चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी, चाहे सुप्रिया सूले, चाहे तेजस्वी यादव, सबको आड़े हाथों लिया। कहा परिवारवाद और करप्शन इन सब के साथ। प्रधानमंत्री जी की याददाश्त लगता था कि बड़ी तीक्ष्ण है और बड़ी अच्छी स्मरण शक्ति है। मैं अभी घोटालों की सूची सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में बोल रहे थे, व्यापम घोटाले का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, इसलिए कि वो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में हुआ था। ये प्रधानमंत्री जी के भाषण का स्तर है। परिवारवाद की बात ले लीजिए। एक है श्री जय शाह जो बीसीसीआई के सचिव हैं दूसरी बार, और देश के गृह मंत्री जी के सुपुत्र हैं। सुना है मैंने कि कभी उन्होंने क्रिकेट का बैट हाथ में नहीं पकड़ा, और खरबों की संस्था के सचिव बने हुए हैं दूसरे टर्म में। ये परिवारवाद नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, उनके पुत्र थे राजवीर सिंह जी, और उनके पौत्र हैं संदीप सिंह जी, वो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। ये परिवारवाद नहीं है क्या? राजमाता सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंह जी सांसद हैं, ये परिवारवाद नहीं है क्या? राजनाथ सिंह जी, पंकज सिंह जी, ये परिवारवाद नहीं है क्या? पीके धूमल जी, अनुराग ठाकुर जी, ये परिवारवाद नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश के एक नेता होते थे भाजपा के ओम प्रकाश सिंह जी, उनके पुत्र विधायक हैं, ये परिवारवाद नहीं है? प्रमोद महाजन जी, राहुल महाजन जी, पूनम महाजन जी, गोपीनाथ मुंडे जी, पंकजा मुंडे जी, ये परिवारवाद नहीं आता है? उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी, देवेंद्र फडणवीस जी के पिताजी एमएलसी थे भाजपा से ही नागपुर से, वो परिवारवाद नहीं है क्या? जितेंद्र प्रसाद जी थे एक नेता, उनके पुत्र जितिन प्रसाद जी उत्तर प्रदेश की सरकार में पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, ये परिवारवाद में नहीं आता? कैलाश विजयवर्गीय जी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके पुत्र भी भाजपा में अच्छी स्थिति में है, वो परिवारवाद में नहीं आता? पीयूष गोयल जी की तीसरी पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता में, वो नहीं आता परिवारवाद में? ये दरअसल प्रधानमंत्री जी सिर्फ उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली भाषा का। मैं एक बार जरा रिप्लाई कर दीजिए। हालांकि मैं इसमें एड ऑन यही करूंगा कि आप किसी भी पार्टी में जाइए, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, वो किसी भी रीजनल या नेशनल पार्टी में आप चले जाइए। घर शीशे के हों, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। शिवम त्यागी जी, मैं आप जवाब दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए। दे सकता हूँ। हाँ, थैंक यू। हाँ, ये मैं इनको समझाना चाहता हूँ, परिवारवाद ये क्यों नहीं है? ये परिवारवाद नहीं है, आप समझिए ना। आप मुझे एक चीज बताइए, आप गारंटी दे दीजिए मुझे लिख करके, राजनाथ सिंह जी के बेटे जो हैं इस पार्टी के, प्लीज आप इनको बोलने दीजिए, मुझे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे, मुझे बोलने दीजिए। क्या ये इस बात को कह सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की इस बात पर गारंटी लगा सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी के जो बेटे हैं वो पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे ही बनेंगे? गारंटी से लिख कर ले लीजिए। क्या पीयूष गोयल जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे ही बनेंगे? क्या इस बात की गारंटी है क्या? क्या अनुराग ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे ही बनेंगे? इस बात की गारंटी है क्या? क्या कोई भी और परिवारवाद की बात कर लीजिए, पंकजा मुंडे को ले लीजिए, इस बात की गारंटी है क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे ही बनेंगी? या फिर इसके अलावा किसी को भी ले लीजिए, देवेंद्र फडणवीस जी को ले लीजिए, वो बनेंगे अध्यक्ष? नहीं बनेंगे ना, कोई गारंटी नहीं है, इनको भी नहीं पता अगला कौन बनेगा। लेकिन मैं खून से लिख कर दे सकता हूं कि पहले मुलायम सिंह यादव जी बने, फिर अखिलेश यादव जी बने, और अब उनके बच्चे बनेंगे। गारंटी से खून से लिख के ले लीजिए मुझसे आप। ये अगर शरद पवार जी बने तो उसके बाद सुप्रिया सूले जी बनेंगी, इस बात को मैं खून से लिख कर दे सकता हूं। अगर सोनिया गांधी जी बनी तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट रहेंगे और आगे जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, मैं इस बात को खून से लिख कर दे सकता हूं। अगर किसी और की बात करने, ममता बनर्जी की बात करनी है, तो यह गारंटी है कि अभिषेक बनर्जी वहां पर जाकर उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आगे चलकर मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। यह है परिवारवाद। जड़ में से जब आप किसी चीज को बदल नहीं सकते, उसे कहते हैं परिवारवाद। जिस पंकज सिंह जी की बात कर रहे हैं, छोटे से कार्यकर्ता से ऊपर आए हैं, आज विधायक लगातार बनते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में मंत्री नहीं है। लेकिन क्या अखिलेश यादव अगर विधायक बने, आते पहली बार में ही मुख्यमंत्री? यह है परिवारवाद। परिवारवाद का अर्थ है जब कुर्सी पैदा होने से पहले ही रिजर्व कर दी जाती हो कि हमारे घर में राजकुमार पैदा हुए, आगे जाकर राजा यही बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका किसी का भी बेटा हो, अगर आप जो है विधायक है, मंत्री, आपका बेटा अगर आमतौर पर जीत कर आ सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बने। लेकिन ये गारंटी हो जाए कि कुर्सी उसी की है, पार्टी अध्यक्ष की भी, मुख्यमंत्री की भी, प्रधानमंत्री की भी, उसे कहते हैं परिवारवाद। और ये परिवारवाद है, और इसी परिवारवाद की जड़ में घोटाले भी हैं। अनूप जी,
ये परिवारवाद की भाजपाई परिभाषा जो इन्होंने पढ़ाई हम लोग, नहीं, हंसना नहीं है, जवाब देना है। मैं आप शिक्षण के लिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं अपने भाजपा के प्रवक्ता को। यानी संगठन में अगर आप काम करते हैं, जमीन पे तपते हैं, तो वो परिवारवाद नहीं, वो परिवारवाद। सत्ता की मलाई खाएंगे तो वो परिवारवाद नहीं। अरे मैं भाजपा की इस परिवारवाद तर्क नहीं है जो आपने दिया अभी। अच्छा मुझे बताइए, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे अगले, क्या आप जानते हैं? क्या राजनीति अध्यक्ष तक सीमित है शुभम भाई? मैं जानता हूं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, गारंटी है। देश जानता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ फिक्स है। ऐसा है कि जो मानक आपके यहाँ थे वो मानक तो हमारे यहाँ नहीं है। आप यहाँ तो 1 लाख रुपए की कैमरे पे घूस लेने आपके वाले यहाँ मानक है ही नहीं, सिर्फ परिवार ही परिवार है, मानक कुछ नहीं है वहाँ, सिर्फ परिवार है, कोई मानक नहीं होता। कैमरे पे लेने वाले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते थे, आपको याद होंगे ना बंगारू अब लक्ष्मण उधर जी, भूल पहुंच गए? गए। अरे भाई परिवारवाद, अभी तो परिवारवाद की कहानी बता रहे थे, अब परिवारवाद से ड्रिफ्ट कर गए। बताइए ना मुझे, अपनी पार्टी के अध्यक्ष बताइए आगे कौन होंगे, मैं तो नहीं बता सकता। परिवारवाद की नई परिभाषा दी है, तो हमारी भी बात सुन लीजिए। इतना अंकित जी क्यों? अच्छा, ये मैंने नई परिभाषा नहीं दी है, सच यही है। हाँ, नई परिभाषा है ये। आप लोग का नहीं तो नहीं क्या है, ना कि- आप समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, तो इसलिए आपके लिए नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही, क्योंकि हम लोगों ने संघ परिवार में प्रशिक्षण नहीं लिया है, इसलिए थोड़ा समझने में हम लोगों को चूक हो सकती है, क्योंकि बातों को घुमाना। प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश ने संघ परिवार से प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन वो जानते हैं कि परिवारवाद का मतलब क्या होता है। सत्य को झूठ से बोलना, ये चीजें तो इसमें कोई शक नहीं कि जितना अच्छा नहीं, प्रशिक्षण मैं आप सच लोग- बोल रहा हूँ, बता दी। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मान लेता हूँ आपकी बात। बताइए मुलायम सिंह जी की बनाई हुई पार्टी के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप सच बता दीजिए, मुझे आप एक्सपोज ये कर दीजिए। बताइए, आप मुझे ये बता दीजिए मुझे, ममता बनर्जी की पार्टी में कौन है इस समय? मुझे बता दीजिए कौन है, मुझे बता दीजिए शरद पवार जी की पार्टी में अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक्सपोज कर दीजिए। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे कांग्रेस में अगर जीवन में बने, जो कि नहीं बन पाएंगे? बताइए कौन है, मुझे एक्सपोज कर दीजिए, आप सभी कर दीजिए। पहली बात तो बता दूं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं बता दूं कि यही विधवा अरे आप किसी के भी, मैं तो परिवारवाद की बात कर रहा हूँ, आप उसका एक हिस्सा है। तभी भी कर रहे थे 2004 में, जब मनमोहन सिंह बन गए तब आपको मनमोहन सिंह लगने लगे। नहीं, कैसे प्रधानमंत्री के ऊपर एनएसी बनाकर श्रीमती सोनिया गांधी को सुपर प्रधानमंत्री इस देश ने देखा है, इस देश ने ही देखा है। देश को मत बताइए, मुझे मत बताइए, देश जानता है अच्छे तरीके से। मैं तो कह रहा हूं ना कि आपकी परिभाषा है, हमारी ये परिभाषा मैं है। भी यही हम तो कह रहा हूं। संघर्ष के परिवारवाद की बात करते ठीक है, हैं। परिभाषा एक बार बिजमोहन जी को रखेंगे परिवारवाद स्क्रीन की पर। एक ही आ हो रहा हूं, सकती शिवम भाई है, आ दो रहा हूं। नहीं हो सकती। शिवम भाई आ रहा हूं। हमारे साथ मौलाना काजी सैयद अनस अली नाडी साहब भी हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड मध्य प्रदेश के। सैयद साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी राय क्या है? प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि साहब एक देश एक कानून की बात है, आपको मंजूर है? आपको यूसीसी कबूल है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, वजीर आजम ने ये कहा आज भोपाल में कि एक देश एक कानून। देखिए, संविधान का मानना हर इंसान और हर हिंदुस्तानी के ऊपर लाजिम है, जरूरी है, और हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाकर आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आप भारत की आत्मा को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो मिजाज है भारत का, हिंदुस्तान का, इस मुल्क का, अनेकता में एकता का, और जो मिलजुल के हम लोग सब साथ रहते हैं, जो एक गुलदस्ता है जिसके अंदर अनेकों फूल हैं, तरह तरह के फूल हैं, और वो सब अपने तरीके से रहते हैं और अपने मजहब को फॉलो करते हैं। तो उसमें मैं ये कहता हूँ, मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर आप इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो सिर्फ मजहब के लोगों के अंदर ही प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हिंदू मुस्लिम में प्रॉब्लम आए, बल्कि कई जातियाँ, कई ऐसे वो हैं हिंदू भाइयों के अंदर भी, जो उनके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा मुद्दा जो अभी बहुत अच्छी तरीके से, जिसको छेड़ने की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। कौन सी जरूरत इस वक्त है? इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत अगर है तो वो देश को आगे बढ़ाने की है, देश को विश्वगुरु बढ़ाने की, विश्वगुरु बनाने की है। और इस वक्त अगर देश को अगर कोई जरूरत है तो वो जरूरत, बहुत बड़ी जरूरत ये है कि गरीब परेशान है। लॉकडाउन के बाद से आप देखें एक आम इंसान की जिंदगी जो है वो बड़ी दुर्भर हो रही है। हमारा समर्थन है, यूसीसी को क्यों छू रहे हैं आप अभी? देखिए, विश्व गुरु तो बनेंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सामाजिक सुधार विश्व गुरु बनने का एक रास्ता है। ठीक है।
अगर मेरे देश की मुस्लिम महिलाओं को परेशानी है और वो आगे नहीं बढ़ सकती तमाम चीज़ों को लेकर, तो मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं जो उनका हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। शिवम त्यागी अगर आज शादी कर ले और शादी करने के बाद मान लीजिए उसका तलाक आज से 10 साल बाद होता है और अगर उसकी नेटवर्थ जो है 2 करोड़ 3 करोड़ हो जाए, तो मैं जो महिला जो मेरे साथ होंगी जिनकी शादी होगी, मैं उनको उस हिसाब से, कोर्ट मेरे को कहेगा उनको इस हिसाब से भरण पोषण दीजिए। मौलाना साहब अगर आज शादी कर ले और अब आज इनकी मेहर की रकम 5,000 तय हो जाए और 10 साल बाद ये 100 करोड़ के आदमी हो जाएं, तो तलाक के बाद उस महिला को मात्र 5,000 रुपए मिलेंगे। एक महिला जिन्होंने इनको ऊपर जाने में मदद करी, इनके बिजनेस हर चीज में इनको ऊपर मदद करी, और तलाक के बाद उनको सिर्फ 5,000 मिले, वो कैसे अपना भरण पोषण करेंगी? वो कैसे आगे जीवन चलाएंगी? जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको कैसे प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे? मुझे बताइए आप जरा। और अगर उसके लिए सब चीजों को ठीक किया जा रहा है तो क्या परेशानी है उसमें? और इन्होंने कहा कि भाई हिंदुओं को भी परेशानी आएगी। मैं कहता हूं बात कीजिए ना, सार्थक चर्चा कीजिए। हर किसी चीज का अगर हल निकलेगा तो वो बात से निकलेगा। लॉ कमीशन आपसे एडवाइजेस मांग रहा है, आप वो दीजिए। आप इन चीजों को आगे करके बेहतर कीजिए। और मैं कहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड को आगे लेकर आइए। जहां तक गुलदस्ता है, गुलदस्ता ऐसा ही रहेगा। आपको जैसे कपड़े पहनने आप ऐसे पहनिए, आपको जैसे पूजा करनी है, आपको वैसे, जैसे नमाज पढ़नी है आप वैसे पढ़िए, मुझे जैसे पूजा करनी है मैं वैसे करूंगा। मुझे अपने धर्म को मानने का अधिकार पूरा है, आपको भी पूरा है, आगे भी रहेगा। इसका सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं है। सही है कुछ साहब। चीजें हैं जिस पर मुझे लगता है कि अलग अलग धर्म पे जो है दिक्कतें हैं, वो अपने आप उसको आकर सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। सही है साहब। 3-4 चीजें हैं, चाहे वो शादी की हो, पॉलीगैमी हो, या फिर अलग होने के बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इन 3-4 चीजों में आपको लगता है कि अगर यूसीसी आता है तो कम से कम फायदा होगा? असल में प्रॉब्लम ये है, हमें लगता नहीं है, हम तो उस पर मशवरा भी देना है, सारी चीजें हमें पूरा यकीन है कि सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें नीयत ठीक नहीं लग रही इस मामले के अंदर। क्यों? क्योंकि हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, मैं अभी उनसे पूछना चाहता हूं, आप मुस्लिम बहनों की इतनी फिक्र की बात कर रहे हैं, आपने मुस्लिम बहनों के लिए क्या किया आज तक? मैं तो आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। आप ये कहना, कौन सी मुस्लिम बहन आपके पास आई और उसने कहा, अगर कोई, हमारे यहाँ भी है, अगर कोई मुस्लिम बहन जाती है कोर्ट में तो हम बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल न्यायालय जाए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तीसरी अहम और जरूरी बात कि आपको इस्लाम के बारे में ये नहीं मालूम कि जिस घर में बच्ची पैदा होती है तो उसके बाप की विरासत में बेटी का हिस्सा होता है, शोहर की विरासत में वाइफ का हिस्सा होता है, बीवी का हिस्सा होता है, बेटे की विरासत में माँ का हिस्सा होता है। तो इस्लाम तो इतनी जगह से दे रहा है, तो ऐसा कर दीजिए ना आप, हमारी हिंदू बहनों के लिए भी ये कर दीजिए ना आप, बिल्कुल कानून एक सा बना दीजिए। इस तरीके से मुसलमानों को 3-3 जगह से मिल रहा है, हिंदू बहनों को भी मिलना चाहिए। थैंक यू। सैयद साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम बहनों के लिए, महिलाओं के लिए किया क्या इस सरकार ने? मैं बता देता हूं, आते ही सबसे पहले अगर 3 करोड़ जो है सब्सिडी, जी 3 करोड़ मुस्लिम बच्चियों को, महिलाओं को जो है पढ़ने के लिए अगर 3 करोड़ बच्चियों को सब्सिडी दी तो वो इसी सरकार ने दी। 3 तलाक से अगर छुटकारा दिया, जिसको लेकर जो है ये इस तरह की बातें करते हैं जो कम तमाम मुस्लिम कंट्रीज में नहीं है। मतलब पाकिस्तान जैसी जगह पर भी 1956 में 3 तलाक खत्म हो गया, लेकिन बावजूद उसके वो इसको रखना चाहते थे। क्यों रखना चाहते थे? ये सिर्फ इन्हीं के लिए है। दूसरी बात, आप बीच में तो मत बोलिए ना। दूसरी बात ये है, अगर सारी ही चीजें बेहतर हैं, सारी ही चीजें बेहतर हैं, तो फिर आपको डर किस बात का है? मैं तो कहता हूं आप बिल्कुल सच्चे पक्के हैं, सही हैं, साफ है, कोई कमी नहीं है आप में। अगर आप में कोई कमी नहीं है फिर तो कानून से बिल्कुल आपको नहीं डरना चाहिए। आप जबरदस्ती लोगों में भ्रम क्यों फैला रहे हैं? जबरदस्ती लोगों को डरा क्यों रहे हैं? नियत सही नहीं है। नियत का कौन सा सर्टिफिकेट देंगे मौलाना कि सही नहीं है? मैं कहता हूं हमारी नियत को तो 370 पर भी तमाम बात कहा गई, तमाम तरह के ताने मारे गए। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे तो कहते थे कि भाई इतनी तरह से करते रहेंगे लेकिन कभी 370 नहीं हटाएंगे। हटा दी, उसको भी नियत को लेकर कहा जाता था ना। 3 तलाक को भी नियत को लेकर कहा जाता था, राम मंदिर को भी लेकर नियत को लेकर कहा जाता था। मैं कहता हूं नियत की अगर कोई गारंटी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है कि अगर कोई मुद्दा 75 साल पहले भी मैनिफेस्टो में था तो हम आज भी उसको पूरा करने के लिए कमिटेड हैं और करेंगे। ब्रिजमोहन जी। जी, का एक कमिटमेंट है, बीजेपी ने कहा था हम लाएंगे, लेकर आए हैं, इसमें दिक्कत क्या है? रजत जी, दिक्कत किसी को नहीं है। आप फिर समझिए बात को। सरकार जब किसी चीज पे सुझाव मांगती है या कोई कमीशन जब सुझाव मांगता है तो वो एक गाइडलाइन देती है कि इस गाइडलाइन के ऊपर आपको अपने सुझाव देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस नोट जारी किया है तो वो ये भी इस बात को बताती, क्योंकि हमारे देश में कोई शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना नहीं है कि सारे लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले ही हों और सारे लोग कानून के बारे में जानकारी रखते हो, क्योंकि इसमें तरह तरह की कोर्ट ने फैसले लिए, सुप्रीम कोर्ट पे हुए, हाई कोर्ट पे फैसले हुए, तो सारी की सारा टेक्चर
जो आप सारी की हिंदुस्तानी सारी है ना जानकारी ब्रिजमोहन जी, आप एक मिलना काम करिए चाहिए ना, थी। आप एक काम करिए, आपका भी नागरिक होने के नाते कोई जिम्मेदारी बनती है, आप एक काम करिए, उसको ना कन्वर्ट करके हिंदी में अपने उस पर डाल दीजिए। कमाल बात हो गई, आप भाषा से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम दोनों इस मुद्दे पे अलग अलग विचारधारा से क्यों नहीं मानेंगे? सलाह मांगी ही इसलिए कि मानी जाए। आप अपना खुद का मैं सलाह नहीं दे रहा हूं आपको, मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप लॉ कमीशन को सलाह दीजिए, आपको तो इंग्लिश आती है ना, आप दे दीजिए। मैं सलाह देने को तैयार हूं, किस मुद्दे पे सलाह पढ़े लिखे आप दीजिए। आपने पढ़ाई नहीं है, आपने वो प्रेस नोट समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता 5 चीजें। अच्छा एक मिनट, बात हो गई, मैं पढ़ा हूं तभी पूछ रहा हूं। बात बताइए, उस प्रेस नोट पे क्या लिखा है आप मेरे को बता दीजिए। आपने पढ़ा वो प्रेस नोट 40 लाइन का? बात है, समान नागरिक संहिता में आपको जो है चीजें देनी है। लॉ कमीशन सेज दैट योर ऑल द वैल्यूएबल इनपुट्स आर वेलकम। मैं वही बोल रहा हूं आपको बार-बार। भाषा से आगे खाली बात मत करिए। बिल्कुल पढ़ा है, इन्होंने और फिर से वही कह रहा हूं, बिल्कुल पढ़ा है। इनके लिए ये स्लोगन है। मेरा आरोप ये किसने कहा नहीं आप पढ़ा? स्लोगन मत बनाइए, जबरदस्ती चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैंने पढ़ा है और मैं आपसे कह रहा हूं कि समान नागरिक संहिता में मोटा-मोटी 5 चीजें हैं, उन पर आप बात ठीक है, एक बार अनूप जी को जोड़ेंगे। अनूप साना जी, बहुत क्या मुद्दे हैं। यूनिफॉर्म आपके बनाए हुए सिविल हैं। कोड मेरे का पास जिन 25 मुद्दे हैं जो बाहर आ मेरे गया पास है, 25 मुद्दे हैं, इस पर राजनीति शुरू हो किसी के गई। पास 40 मुद्दे हैं। क्या मैं यही तो कह रहा 24 हूं, के 25 चुनाव आप में अनारकी फैलाना यूनिफॉर्म चाहते आ रहा हूं, हैं। ब्रिजमोहन जी आ रहा लॉ हूं, कमीशन आ रहा हूं ब्रिजमोहन जी, एक मिनट रुकिएगा, अनूप जी को जोड़ना है। अनूप जी, इस प्रकार की बात क्या करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड 24 के चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाला है? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, इससे कुछ नहीं होगा। अनूप जी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के ब्रिजमोहन जी, मैंने अनूप जी से सवाल पूछा है, मैंने पूरा मौका दिया, वो आपकी बात सुन रहे थे। मैं सवाल उनसे पूछता हूं, जवाब आप देते हैं। जवाब इसलिए दे रहा हूं कि मुझे मालूम है इसका सर जवाब। सबको मालूम है, आपको भी मालूम, मुझे मालूम है, लेकिन जिससे सवाल है उसको तो मौका बोलने दीजिए सर। अनूप जी, मैं अपनी बात ज्योतिषाचार्य का कोर्स किया है अभी हाल फिलहाल में ब्रिजमोहन जी ने। करना चाहता हूं। इनको इस देश की मुस्लिम बहनों की इतनी चिंता है, मेरा भी हृदय द्रवित हो गया इनकी चिंता देख करके। बेचारे बहुत पीड़ा में हैं हमारी मुस्लिम बहनों की पीड़ा से। गुजरात के दंगों में एक पीड़ित महिला थी बिल्किस बानो, जिनके बच्चे हुआ था, उनके बच्चे की हत्या कर दी थी भीड़ में, और उसके जो दोषी जिनको सजा हुई थी उनको गुजरात मंत्रालय के अनुशंसा पे चरित्र और अच्छा नागरिक करार देते हुए सरकार ने रिहा कर दिया। तब इनको बिल्किस बानो की पीड़ा और उनके बारे में चिंता नहीं हुई थी क्या हमारे भाजपा के मित्र? अब दूसरा आपके सवाल पे आता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है, ये बात महज एक पाखंड है, ये एक शोषा है। ये बचपन में हम लोग छोटे थे तो हमारी माँ जब हम जिद करते थे तो कहती थी, बेटा देखो ऊपर चंदा मामा है, चंदा मामा देखो, चंदा मामा आएंगे। ये पूरे देश की जनता को यूसीसी का चंदा मामा दिखा रहे हैं। बहस किस पे होगी, चर्चा किस पे होगी? जब एक कोई ड्राफ्ट आएगा उसके ऊपर चर्चा होगी। बगैर ड्राफ्ट के कौन क्या राय दे देगा? पास तो संसद में होगा ना, संसद में जब ड्राफ्ट आएगा तो उस पर चर्चा होगी ना। ड्राफ्ट आपने को तैयार नहीं किया, बगैर ड्राफ्ट तैयार किया, आप किसके ऊपर लोगों से राय ले रहे हैं? इसलिए हमारा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, आय की बढ़ती असमानता, सरकार की सीमाओं की रक्षा में असफलता, मणिपुर में बिगड़ते हुए हालात, देश के नौजवानों में, पिछड़ों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस सरकार की नीतियों से जो आक्रोश है, उसको भटकाने के लिए, उससे भ्रमित करने के लिए ये यूसीसी का ठीक है, चंदा ठीक है, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। हमारे मित्र ठीक है, शिवम भाई एक छोटा सा रिप्लाई दे रही है। क्या जो मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए यूसीसी की बॉल बीच में डाली गई है? अंतिम बात मेरी सुन ले, इन्होंने बिल्कुल नहीं, हमारा मुद्दा है ये, हमेशा से है, और इस देश का भी मुद्दा है ये। और जहां तक बात इन्होंने कहा कि भाई ड्राफ्ट पर चर्चा होती है, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से दोनों प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूं कि अगर और कुछ भी आपको अवेलेबल ना हो तो समान नागरिक संहिता पर कृपया करके गूगल पर ही जाकर पूछ लीजिए कि उसमें किस राइट्स की बात होती है। आगे मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि ड्राफ्ट ही नहीं है तो चर्चा किस बात पर होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं ड्राफ्ट में चीजों को थोड़ी कमी है। आप आपकी सभी मेहमानों का इसीलिए बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी कमी, आप सब आए, अपना कीमती वक्त दिया देश के सवाल में। कोशिश ये थी कि समझे कि यूसीसी पर राजनीतिक दल क्या बोलते हैं। पीएम के आज बोलने के बाद एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूसीसी पर पीएम के बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार आया है। पीएम सिर्फ हिंदू मुसलमान का हिसाब से क्यों सोचते हैं? छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के नियम रूढ़ी परंपरा के अनुसार है, यूसीसी लागू तो आदिवासियों का क्या होगा?
भूपेश बघेल ने कहा है विभिन्न जातियों की भावनाओं को देखना होगा। तीन सौ 370 ट्रिपल तलाक ये सब बीजेपी के पुराने एजेंडे में था। अयोध्या मंदिर विवाद यानी राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल, ये दो मुद्दे ऐसे बचे हैं जो बीजेपी ने वादा किया था और अब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। इस पर राजनीति 24 तक चलेगी। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए।